नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के शानदार, धमाकेदार, ऊर्जा से भरपूर आज के इस बेहतरीन सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं शानदार जानदार यूपी टेट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी भर्ती पर। सीडीपी हमारे सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, सबके लिए उपयोगी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज हम सोल्व करने वाले हैं 2018 में आया हुआ हमारा सीडीपी का पेपर। 30 सवाल हम यहां सोल्व करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखें। साथ में आप काउंट करते हुए चले कि आखिरकार आपके कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए। तो आइए मिलकर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि 30 सवाल में पूरे पढ़ूंगा, सबका डिटेल व्याख्यात्मक हल बताऊंगा, नोट करते हुए चलें, कॉपी में उतार लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विद्यार्थी हर सवाल की डिटेल व्याख्या को अपने कॉपी में भी लिखें और यह भी देखें कि कितने सवाल आपके सही हुए, कितने गलत हुए। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, बात करते हैं विद्यार्थियों इसके ऊपर। और आज जो हम पेपर सोल्व करने वाले हैं वो कौन सा है? वो हमारी सीडीपी का 18/11/2018 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें बेटा, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना। पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक किसने किया था? कुक ने, फ्रॉबेल ने, मोंटेसरी ने या डाल्टन? बताओ किसने किया था? हमने कहा सर हेनरी कॉल्डवेल कुक तो कौन सी विधि के थे? हमने कहा सर हेनरी कॉल्डवेल कुक तो खेल विधि के जनक हैं। वहीं हमने कहा सर मोंटेसरी जो है, इनका नाम था मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने मोंटेसरी विधि दी थी। मारिया मोंटेसरी को मोंटेसरी विधि का जनक कहा जाता है। अब बेटा बची हमारी कौन सी? हमने कहा सर डाल्टन विधि। डाल्टन विधि की प्रतिपादक कौन थी? तो हमने कहा सर डाल्टन विधि की प्रतिपादक का नाम था श्रीमती मिस हेलेना पार्कहर्स्ट। बोलो क्या नाम था बेटा? श्रीमती मिस हेलेना पार्कहर्स्ट नाम की ये महिला थी जिन्होंने ये विधि बनाई थी। अब बचे कौन बेटा? हमने कहा सर ऑगस्ट फ्रॉबेल, जिन्होंने क्या किया था? किंडरगार्टन विधि दी थी, जिसमें एक शब्द है बेटा यहां पर। हमने कहा सर कौन सा? हमने कहा सर किंडर। दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा है गार्डन। किंडर में शब्द छुपा है बेटा कौन सा? किड, जबकि गार्डन में शब्द छुपा है गार्डन। अच्छा, गार्डन का मतलब क्या होता है? तो गार्डन का मतलब होता है बगीचा। क्या होता है बेटा? बगीचा। बगीचा या इसी को आप क्या कह सकते हो? हमने कहा सर उद्यान भी कह सकते हो। वहीं किड का मतलब क्या है बेटा? किड का मतलब होता है बालक। क्या होता है बेटा? बालक। और इन्होंने कहा बालक खेलने के लिए कहा आता है बगीचे में, और बगीचे में क्या खेलते हैं? फूल। और फूल रूपी कौन है? बालक। और वो खेलने के लिए बगीचे, बगीचे में आता है, मतलब बगीचा क्या है? विद्यालय। तो याद रखना, विद्यालय को इन्होंने क्या माना है? बगीचा या उद्यान, जबकि बालक को क्या माना है? फूल। और इस फूल का माली कौन है? तो हमने कहा सर फूल का माली है शिक्षक। कौन है बेटा? शिक्षक। और ये विधि जो 4 से 8 वर्ष की आयु के बालकों के लिए थी, इसी विधि को हम कहते हैं किंडरगार्टन विधि। और याद रखना, इसी के नाम पर इस विधि का नाम एक और है, और वो नाम क्या है? ऑगस्ट फ्रॉबेल के नाम पर इसको फ्रॉबेल विधि भी कहते हैं। या इसी को याद रखना, बालक का उद्यान बताने के कारण इसी को बाल उद्यान विधि, बालोद्यान विधि भी कहा जाता है। कौन सी? बाल उद्यान विधि भी इसी को कहते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस और नो, हाँ कि ना? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देख लें। आगे देखो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। संकलनात्मक जो परामर्श है, इसके जन्मदाता कौन है? विलियमसन, थॉर्न, रॉजर्स या फिर बेटा इनमें से कोई नहीं। संकलनात्मक परामर्श जो होता है, इसके विद्यार्थियों हमको पूछा गया है कि इस परामर्श के जन्मदाता या जनक कौन है? क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर संकलनात्मक परामर्श जो होता है, जिसको हमने क्या कहा? हमने कहा सर संकलनात्मक परामर्श जो होता है, जिसको हम कहेंगे एक्लेक्टिक काउंसिल। कौन सी बेटा? हमने कहा सर संकलनात्मक परामर्श का मतलब क्या? हमने कहा सर एक्लेक्टिक जो काउंसिलिंग होती है, एक्लेक्टिक काउंसिलिंग के जनक कौन माने जाते हैं? एक्लेक्टिक काउंसलिंग की बात करें बेटा, तो इसके जनक हैं फ्रेडरिक क्या था बेटा इनका नाम? हमने कहा, माफ कीजिएगा, इनका नाम था, याद रखेंगे क्या? हमने कहा सर फ्रेडरिक सी थॉर्न। तो फ्रेडरिक सी थॉर्न ने दिया था। और ये जो संप्रदाय है बेटा, ये मानवतावादी प्लस व्यवहारवादी प्लस मनोविश्लेषणवादी, जितनी भी वादियां आज दिन तक है, उन सभी को मिला लो, मानवतावादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणवादी, उनको मिलाकर बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? संकलनात्मक। हमने कहा सर क्या है? हमने कहा सर इन सबको मिलाने के बाद आता है संकलनात्मक विश्लेषण परामर्श। इनमें जनक कौन है बेटा? इनके फ्रेडरिक सी थॉर्न नाम सही हो जाएगा। और इनमें भी बात करें बेटा तो 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है? हमने कहा सर एक का नाम है निर्देशनात्मक। क्या है बेटा? निर्देशनात्मक परामर्श। तो निर्देशनात्मक परामर्श के जनक कौन? हमने कहा सर निर्देशनात्मक परामर्श के जनक माने जाते हैं श्रीमान विलियम्स। जबकि गैर निर्देशनात्मक जो है, हमने कहा सर नॉन इंस्ट्रक्शनल जो है, तो हमने कहा सर गैर निर्देशनात्मक परामर्श के जनक कौन है? हमने कहा सर गैर निर्देशनात्मक परामर्श जो होता है, उसके जनक माने जाते हैं कौन बेटा? हमने कहा सर श्रीमान, हमने कहा सर जिनका नाम है रॉजर्स। और पूछा जाए संकलनात्मक के कौन है, तो हमने कहा सर थॉर्न। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला है छात्र के अवांछित व्यवहार में संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? कि उसके माता पिता को सूचित किया जाए, छात्र को दंडित किया जाए, उसे नजरअंदाज किया जाए, या फिर अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है उसके कारणों का पता लगाना और उपचार का सुझाव देना। तो देखो
कोई बच्चा गलत व्यवहार, अवांछित व्यवहार या हम जैसा नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, अगर हमें ऐसा पता लगाना है तो सबसे पहले हमने उसके ये जो अवांछनीय, अनडिजायरेबल या हमने कहा सर कैसा है, हमने कहा सर जो अनडिजायर्ड बिहेवियर उसका वो दर्शा रहा है, तो उसके अवांछित व्यवहार वो क्यों कर रहा है, इस व्यवहार की हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, इस व्यवहार की हमें सबसे पहला काम तो हमें करना पड़ेगा, ये व्यवहार क्यों कर रहा है उसकी पहचान करनी पड़ेगी। और पहचान करने के बाद वो जो गलत काम कर रहा है उस गलत काम को दूर दूर या फिर उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो बताओ वो संशोधन करने का तरीका क्या है, तो हमने कहा सर पहचान करना कहलाता है निदान करना, और हमने कहा सर संशोधन या दूर या इलाज करना कहलाता है उपचार करना। उपचार जिसको हम अंग्रेजी में रेमेडी भी कहते हैं, और निदान जिसको हम पहचान या फिर अंग्रेजी में डायग्नोसिस भी कहते हैं। तो हमने कहा सर पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड देन रेमेडियल टीचिंग। तो हमने कहा सर अवांछनीय कारणों के व्यवहारों का पता लगाकर उनके उपचारों का सुझाव देने का काम हम करेंगे। बोलो क्लियर। अगला देखो क्या कहता है बेटा सवाल आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, लेखन संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या, गणितीय कौशल या वाक क्षमता संबंधी। बताओ क्या है डिसलेक्सिया। देखो ये एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है। क्या एक प्रकार की अधिगम की अक्षमता है, और इसका संबंध किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। हमने कहा सर देखिए लेखन संबंधी तो कौन सी होती है, लेखन संबंधी जो होती है उसका नाम है बेटा डिसग्राफिया। क्या नाम है बेटा, डिसग्राफिया नाम है। अच्छा वाक संबंधी कौन सी है, बोलने से संबंधित कौन सी है, तो हमने कहा सर ये है डिसफेजिया। क्या है बेटा, डिसफेजिया है जो वाक संबंधी है ना। अफेजिया डिस्फेजिया है। गणितीय कौशल की थी बेटा, याद करो जिसका नाम क्या था, गणितीय कौशल पर आधारित थी जिसका नाम था डिसकैलकुलिया। बोलो क्या नाम था बेटा, डिसकैलकुलिया नाम था। और अब हमसे पूछा है बेटा कि बाकी बची हमारी कौन सी है, तो हमने कहा सर डिसलेक्सिया जो है वो डिसलेक्सिया याद रखना किससे संबंधित है, हमने कहा सर पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। और ये जो डिसलेक्सिया होती है इसी को रीडिंग ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी को रीडिंग ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, रीडिंग ब्लाइंडनेस में बच्चा पठन अंधता दर्शाता है। कौन सी अंधता, पठन अंधता दर्शाता है, और बच्चा जो होता है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। इसलिए हमने कहा सर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है सवाल आपका। अगला सवाल है ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी या शारीरिक रूप से विकलांग बालक। हमने कहा सर ब्रेल लिपि जिसका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने, और ये टेप रिकॉर्डिंग याद रखना उन बच्चों के लिए होती है जो कैसे होते हैं, हमने कहा सर दृष्टि बाधित होते हैं। दृष्टि बाधित मतलब जिनकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए ब्रेल लिपि अपनाई जाती है। अगला है CWSN का अर्थ क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। हमको क्या पूछा है बेटा, हमको पूछा है CWSN क्या है, तो हमने कहा सर C का मतलब हो जाएगा चाइल्ड, W का मतलब हो जाएगा विथ, और S का मतलब क्या है बेटा, हमने कहा सर S का मतलब हो जाएगा स्पेशल, और N का मतलब है नीड। तो पूरा क्या बना, हमने कहा सर चाइल्ड विथ स्पेशल नीड जो है जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम हिंदी में कहते हैं विशेष, या इसी को हम क्या कह सकते हैं विशेष या विशिष्ट आवश्यकता वाले। कौन से बेटा, विशेष या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। कौन से बालक, विशेष या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक इनको माना जाता है। कौन से बालक, विशेष या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक इनको मानते हैं CWSN, जो कि एक विशिष्ट आवश्यकताओं को दर्शाते हैं, और कहीं ना कहीं इनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी या अधिकता होती है जिसके कारण ये स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं। बोलो क्लियर। अगला देखो क्या है सवाल, इनमें से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है, वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण। कौन सा एक नहीं है, क्या सर्कुलर ग्रोथ जो हो रही है हमारे शरीर की, क्या ये परामर्श का एक तत्व है, या फिर इंटरव्यू है, विश्वास यानी रिलायबिलिटी है, या फिर बेटा कम्युनिकेशन है। बताओ क्या बताओगे आंसर। हमने कहा सर बाकी सभी हैं, लेकिन एक जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, हमने कहा सर देखो ये जो हमारे शरीर में जो हमारी सर्कुलर ग्रोथ हो रही है ये हमारे परामर्श का एक तत्व नहीं माना जाएगा। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहता है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला याद रखना बेटा कलकत्ता के बाद हमने उत्तर प्रदेश में पढ़ी थी, याद करो कौन सी, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी। तो हमने कहा सर मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश में है वो जगह का नाम क्या है, इलाहाबाद। बोलो क्या नाम है, इलाहाबाद है। बोलो क्लियर, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहता है सवाल आपका। अगला है कि जो संबंध स्किनर का किससे है, स्किनर का चूहों से और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, तो वही संबंध कोहलर का किससे है, बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वनमानुषों से। बताओ किससे है। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किए,
तो बताओ कोहलर ने किस पर किए हैं? हमने कहा सर कोहलर जो कि एक प्रकार के, हमने कहा सर क्या है, कोहलर एक प्रकार के गेस्टाल्टवादी हैं। तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो थी बेटा, जो 3 लोगों ने दी थी, उनमें प्रतिपादक कौन थे बेटा इस गेस्टाल्ट थ्योरी के? याद करो बेटा, गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रतिपादक थे श्रीमान कोहलर, और इनके एक सहयोगी भी थे बेटा, याद करो, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है कॉफका। कॉफका कोहलर के क्या थे? हमने कहा सर कॉफका कोहलर के, याद रखना, एक सहयोगी हुआ करते थे। और इन्होंने मिलकर, याद रखना, 1912 से लेकर 1918 के बीच में अमेरिका के पास स्थित जो कैनेरी द्वीप है, कौन सा द्वीप है बेटा? कैनेरी द्वीप है। यहां पर क्या किए थे? कैनेरी द्वीप पर बहुत सारे बंदरों के ऊपर प्रयोग किए थे। और वो बंदर कौन से थे? हमने कहा सर वन मानुष थे। वन मानुष, या फिर यूं कहूं कि वन मानुष एप्स या फिर चिंपैंजी थे। और उन चिंपैंजी में एक चिंपैंजी जिस पर प्रयोग करके सफल बनाया था, उसका नाम क्या था बेटा? सुल्तान नाम था। क्या नाम था? सुल्तान। बोलो क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अधिगम का प्रकार इनमें से कौन सा है? अधिगम की समाप्ति, या फिर अधिगम अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, या अधिगम में अवरोध? बताओ अधिगम का एक प्रकार कौन सा है? बताओ कौन सा बताओगे? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बताओगे? हमने कहा सर देखिएगा, हम यहां पर कहेंगे कि जो अधिगम का एक प्रकार है वो है, हमने कहा सर विरोध अविरोध सीखना। तो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होना, धीरे धीरे अधिगम में वृद्धि होना। तो ये जो स्लो स्लो स्टडी आगे बढ़ रहा है, ये भी अधिगम का ही एक प्रकार है कि अधिगम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है बेटा। अगला सवाल आपका, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पावलोव, स्किनर, हल, या थॉर्नडाइक? बताओ कौन है, क्या बताओगे? हमने कहा सर थॉर्नडाइक भाई साहब ने जो किताब लिखी थी, उसका नाम तो क्या है बेटा? उसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन सी साइकोलॉजी बेटा? एजुकेशन साइकोलॉजी लिखी थी, हमने कहा सर थॉर्नडाइक ने। एक किताब और भी है थॉर्नडाइक की, जिसका नाम क्या है? एक किताब और भी है बेटा, जिसका नाम है, याद रखेंगे, एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस बेटा? एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? तो हमने कहा सर एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक हैं श्रीमान थॉर्नडाइक। बात रही क्लार्क हल की, तो क्लार्क हल की किताब का नाम क्या है? क्लार्क हल की जो किताब है उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। बोलो कौन सी किताब है? हमने कहा सर द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक जो किताब है, ये किसने लिखी थी? द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक किताब लिखने का श्रेय जाता है क्लार्क हल को। अच्छा, फिर स्किनर ने कौन सी लिखी थी? तो हमने कहा सर स्किनर भाई साहब ने लिखी थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और भी 2 किताबें इनकी, जिसमें एक किताब याद रखना, एक तो कौन सी हो गई? हमने कहा सर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी कौन सी हो गई बेटा? हमने कहा सर वर्बल बिहेवियर। कौन सी बेटा? वर्बल बिहेवियर भी इन्हीं की किताब है, वर्बल बिहेवियर। और एक किताब और है बेटा, जिसका नाम क्या है? दूसरी किताब और है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। बोलो क्या नाम है? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, जिसमें इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन, कल पढ़ाया था ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बात की थी 1954 में। नाम क्या है उस इंसान का? स्किनर। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। छात्रों में सही व्यवहार की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? अगर आप चाहते हो कि आप किसी बच्चे को सही व्यवहार करना सिखाना चाहते हो, ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या माना गया है? बताओ क्या माना गया है, क्या बताओगे? छात्रों के सही व्यवहार के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा सर सही व्यवहार अगर आप सिखाना चाहते हो तो आप खुद उसके सामने सही व्यवहार का क्या करो? प्रस्तुतिकरण। क्योंकि एक व्यक्ति है बेटा, जिनका नाम क्या था बेटा? हमने कहा सर जिसका नाम था गिलफोर्ड भाई साहब ने कहा था आपके व्यवहार के कारण आपके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि व्यवहार के कारण, किसके कारण बेटा? हमने कहा सर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन भी क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन भी अधिगम है। बोलो क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन भी क्या है? हमने कहा सर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है। क्या है? अधिगम है। बोलो क्लियर है? यस और नो? डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या बेटा, अगला सवाल है, समस्या समाधान के लिए जो लक्ष्य में प्रवीणता है, प्रवीणता मतलब परफेक्शन इन गोल है, इस कंसेप्ट को किसने विकसित किया था? कॉलर ने, हल ने, कैंडलर ने, या ब्रिक ने? बताओ कौन थे जिसने विद्यार्थियों समस्या समाधान में लक्ष्य प्राप्ति की प्रवीणता होने लग जाती है, आप परफेक्ट होने लग जाते हो जब आप समस्याओं का समाधान करते हो और आपका लक्ष्य मिलता है। तो बताओ ये बात किसने कही थी, क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर देखो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवीणता की बात करने वाले इंसान का नाम क्या है? हमने कहा सर उस इंसान का नाम है श्रीमान क्लार्क हल। बोलो क्या नाम है? क्लार्क हल। जिन्होंने क्या दी थी बेटा? जिन्होंने याद करो थ्योरी दी थी जिसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जिसको हिंदी में क्या कहा? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा पुनर्बलन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है बेटा, इसमें हम कहेंगे कि जब हमें किसी काम में
क्या मिलती है किसी काम को करने से? अगर हमें संतुष्टि मिलती है और उस संतुष्टि के कारण हम उस कार्य को बार बार क्या करते हैं, हमने कहा सर दोहराते हैं, तो ये बेटा हमने कहा सर हम उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। यही बात क्लार्क हल ने कही थी अपने पुनर्बलन के सिद्धांत में। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। इनमें से कौन शिक्षण की विचारधारा से एक संबंधित नहीं है? डीडब्ल्यू एलन, बुश, डेविड ह्यूम या एचिसन, बताओ कौन है? शिक्षण की विचारधारा। अब याद रखना यहां पर जो नाम दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं बेटा जिनका संबंध किससे है? माइक्रो टीचिंग से है। किससे बेटा? माइक्रो टीचिंग, या यूं कहूं कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति से है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका सूक्ष्म शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है वो कौन है? जिसका सूक्ष्म शिक्षण पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, क्या बताओगे? हमने कहा सर वो इंसान जिसका सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, उस इंसान का नाम क्या हो जाएगा? हमने कहा सर वो इंसान का नाम हो जाएगा, हम कहेंगे सर डेविड ह्यूम। बाकी सब के सब क्या है? सूक्ष्म शिक्षण। जैसे डीडब्ल्यू एलन वो तो खुद इसके जनक है, एचिसन ने सहयोग किया, बुश उसमें सहयोगी थे। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक स्तर नहीं है? कौन सा एक स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परवर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर, बताओ कौन सा नहीं है? हमने कहा सर शिक्षण अधिगम के जो लेवल बताए गए हैं स्तर के, उनमें हमने कहा सर शिक्षण के स्तर, देखो ये सवाल कल भी आया था, याद करो है ना। तो शिक्षण के स्तर 3 प्रकार के बताए गए हैं बेटा, और वो 3 स्तर जो शिक्षण के बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? हमने कहा सर शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं, उनमें बेटा हमने कहा सर पहला स्तर कौन सा है? पहला है हमने कहा सर जिसका नाम है मेमोरी लेवल, जिसका नाम हम हिंदी में क्या कहेंगे सर? स्मृति स्तर है। दूसरा बताया गया है बेटा जिसका नाम है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल बताया गया है, अवबोध स्तर। और तीसरा और अंतिम कौन सा बताया गया है? तो हमने कहा सर तीसरा और अंतिम बताया गया है परावर्ती स्तर। कौन सा स्तर बेटा? परावर्ती स्तर। परावर्ती मतलब हमने कहा सर थिंकिंग लेवल। तीनों स्तर 3 अलग अलग लोगों ने बताए हैं, उनके नाम भी याद रखेंगे। नाम क्या है? हमने कहा सर स्मृति स्तर बताया था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या था? हमने कहा सर उसका नाम था हर्बर्ट। क्या नाम था? हर्बर्ट। अवबोध स्तर जिसने बताया था उस व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? उस व्यक्ति का नाम था मॉरिसन। अच्छा, फिर अंतिम बेटा परावर्ती स्तर जिसने बताया था, थिंकिंग लेवल जिसने बताया, उस इंसान का नाम क्या है? थिंकिंग लेवल जिसने बताया था उसका नाम है बेटा हंट। तो याद रखना बाकी तीनों तो स्तर हैं, और जो एक नहीं है, जो कोई स्तर नहीं है, वो है बेटा दूरवर्ती नाम का कोई स्तर नहीं होता है। स्मृति स्तर जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्मृति स्तर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरी लेवल। कौन सा लेवल बेटा? मेमोरी लेवल। अवबोध स्तर जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अवबोध जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन सा लेवल बेटा? अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहते हैं। परावर्ती स्तर को हम अंग्रेजी में थिंकिंग लेवल भी कहते हैं। तीनों अलग अलग प्रकार हैं जो शिक्षण के स्तर को दर्शाते हैं। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण की एक नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन। इनमें से कौन सी शिक्षण की जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक विधि कौन सी होती है? पहले तो ये समझो, प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? हमने कहा सर वो विधि जो इसको क्या माना जाएगा? डेमोक्रेटिक मेथड माना जाएगा। और इनमें से कौन सी एक डेमोक्रेटिक मेथड में नहीं आती है? तो हमने कहा सर डेमोक्रेटिक तो वो होती है जिसमें शिक्षक खुलकर अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, और विद्यार्थी खुलकर फिर से किससे सवाल पूछ सकते हैं? विद्यार्थी भी खुलकर अपने शिक्षक से सवाल पूछ सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर क्या कर सकते हैं? दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर अंतः क्रिया कर सकते हैं। तो क्या खोज विधि में होता है, व्याख्यान में होता है, योजना में होता है, मस्तिष्क उद्वेलन में होता है? बताओ कौन सी एक विधि जो जनतांत्रिक नहीं है, जो पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित ही है? तो हमने कहा सर उस विधि का नाम क्या है? उस विधि का नाम है व्याख्यान विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? हमने कहा सर व्याख्यान, या फिर इसी को हम कह सकते हैं लेक्चर मेथड। और इस लेक्चर में हम कहेंगे सर क्या दिक्कत होती है? लेक्चर में ये दिक्कत होती है कि सारा काम टीचर ही कर लेता है, तो ये अंतः क्रियाओं पर आधारित विधि नहीं मानी जाती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बेटा समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है समावेशी शिक्षा की? क्या समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है? यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है? यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव करती है? यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं में अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है? बताओ कौन सी इनमें से एक समावेशी शिक्षा की विशेषता को नहीं दर्शाता है, पूछा गया है। क्या बताओगे बेटा इसका आंसर? हमने कहा सर हम यहां कहेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा में बाकी सब सही है, लेकिन जो एक गलत है वो क्या है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वालों को ही दर्शाता है। नहीं सर, यह बिल्कुल गलत बात है। हाँ, समावेशी शिक्षा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, और उपार्जित अवस्था उत्पाद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल और उनकी शिक्षा व्यक्तिगत सेवा में बदलाव लाता है, बिल्कुल सही है। क्या यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं में अधिकतम स्तर में लाता है? बिल्कुल सही।
पहले तो ये समझो बेटा यहाँ पर कौन सी शिक्षा की बात की गई है। देखो हमने कहा सर यहाँ बात की गई कौन सी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा, है ना। समावेशी शिक्षा जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो संबंध है बेटा वो लिया गया है आइडिया कहाँ से, कनाडा और अमेरिका नामक देशों से इसका संबंध लिया गया है। अब ये जो समावेशी शिक्षा है बेटा इसमें क्या होता है, इसमें चाहे कोई सामान्य बालक हो या फिर कोई असामान्य, असामान्य का मतलब चाहे दिव्यांग हो, प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, कैसा भी बालक हो, सबको क्या है बेटा, सबको शिक्षा देने का क्या होता है, सबको शिक्षा दी जाती है। किस रूप से, हमने कहा सर सबको शिक्षा समान रूप से दी जाती है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये हमने कहा सर समावेशी शिक्षा है जो सबका साथ सबका विकास पर आधारित है। तो केवल विशेष आवश्यकता वाले नहीं, सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं के स्तर को बढ़ाने का काम करती है। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है उससे संबंधित नहीं है। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या फिर मौन। बताओ, कल भी बताया था फ्लैंडर का, मैंने याद करो, याद आ रहा है आपको, हाँ कि ना, याद करो, मैंने बताया था FIAC, याद आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं आ रहा है। हमने एक कथन पढ़ा था फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, है ना, एनालिसिस मेथड। तो बताओ ये कौन सा है जो हमने कहा सर इसकी विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या है, हमने कहा सर देखिएगा यहां पर फ्लैंडर्स की जो प्रणाली होती है उसमें शिक्षक के कथन होते हैं, बिल्कुल सही, छात्र के होते हैं, बिल्कुल सही, अभिभावक का कथन जैसा कोई कथन यहां पर नहीं होता है। तो सी आंसर सही हो गया। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, संभाषण की अर्थ की लघुतम इकाई क्या है, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पदग्राम या शब्द। बताओ संभाषण, भाषण या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है भाषा विकास में सबसे छोटी इकाई, ये सवाल कल भी आया था 2019 वाले पेपर में। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, भाषा विकास की सबसे छोटी इकाई जिसको मानी जाती है वो क्या है बेटा, हमने कहा सर वो मानी जाती है रूपिम या रूपग्राम, रूपिम या रूपग्राम मानी जाती है। जिसमें संभाषण में याद रखना किसकी तुलना, हमने कहा सर अर्थ की लघुतम इकाई है, जिसमें अर्थ नहीं होता वो ध्वनिग्राम, जिसमें अर्थ जुड़ जाता है वो क्या है रूपग्राम, और कई रूपग्राम जिनमें अर्थ ना हो वो क्या है बेटा, हमने कहा सर वो है शब्द, और कई शब्दों से मिलकर क्या बना, हमने कहा सर पद। बोलो क्लियर। तो रूपग्राम अर्थ की लघुतम है और ध्वनिग्राम अर्थ रहित लघुतम है। क्लियर। अगला देखो क्या है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा, डॉक्टर मैस ने, योकम ने, सिम्पसन ने या कोलसेनिक ने। बताओ कौन है जिसने कहा कि हम करके सीखते हैं। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था लर्निंग बाय डूइंग का फॉर्मूला दिया था जॉन ड्यूवी ने, लेकिन ये परिभाषा किसने दी कि हम किसी भी काम को करके सीखते हैं, हमने कहा सर ये परिभाषा देने का श्रेय जाता है किसको, ये परिभाषा देने का श्रेय जाता है डॉक्टर मैस को, जिसने कहा था हम करके सीखते हैं, परिभाषा है। बोलो क्लियर। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन। ये सवाल अभी अभी आया था बेटा और मैंने आपको अच्छे समझाया था कि 3 प्रकार के लेवल होते हैं, याद करो बेटा, जिसमें मैंने एक बताया था आपको, याद करो, मेमोरी लेवल, फिर बताया था दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा बताया था, याद करो विद्यार्थियों, थिंकिंग लेवल। थिंकिंग को परावर्ती भी कह सकते हैं, चिंतन स्तर भी कह सकते हैं। जो बताया था किसने बेटा, हमने कहा सर हंट ने बताया, जबकि मॉरिसन ने बताया था अवबोध स्तर बताया, और अंतिम बेटा अगर पूछा जाए तो हमने कहा सर अंतिम जो है स्मृति स्तर बताया था श्रीमान हर्बर्ट भाई साहब ने। किसने, हर्बर्ट ने। बोलो क्लियर, यस और नो, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला है शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, उपयुक्त सभी की। बताओ शिक्षण में जो अंतः क्रियात्मक अवस्था होती है उसमें मुख्य संक्रियाएं क्या होती है, बताओ क्या होगी, क्या बताओगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, हमने कहा सर हम यहां कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, हमने कहा सर अंतः क्रियात्मक अवस्था जो शिक्षण की है उसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन होगा, और बच्चों की निदान और उपचार का काम भी होगा, प्रत्यक्षीकरण का काम भी होगा, सभी के सभी इसमें शामिल है, किसमें, अंतःक्रियात्मक अवस्था में शामिल है। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 23। एक बालक है जो काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है, अनुक्रिया सामान्यकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान से देखना, सवाल में ही जवाब छुपा है। क्वेश्चन नंबर 23 बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सवाल है। तो हमने कहा सर यहां क्या होगा कि देखिए यहां पर जो हमसे कहा जा रहा है, पहली बात, गाय कैसी है, काली गाय, कुत्ता कैसा है, काला कुत्ता, अच्छा वस्तु कैसी है, काली वस्तु, सब कैसा है, हमने कहा सर सबका सब बेटा, हमने कहा सर काला है। कौन कौन काला है, हमने कहा सर देखो काले में काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु,
और तीनों को देखकर बच्चा क्या करता है, डरने लगता है। और डरने लगता है इसका मतलब डरने का क्या देता है, डरने का रेस्पॉन्स देता है। और रेस्पॉन्स बेटा याद रखना, रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया दे रहा है। और अनुक्रिया किसके प्रति दे रहा है, अनुक्रिया हमेशा याद रखना किसके प्रति दी जाती है, उद्दीपक के प्रति दी जाती है। और उद्दीपक का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स होता है। तो जहां जहां स्टिमुलस होगा वहां वहां रेस्पॉन्स। लेकिन अब दिक्कत यह कि स्टिमुलस गाय भी है, कुत्ता भी है और वस्तु भी है, लेकिन उनमें कॉमन क्या है, कॉमन है काला काला काला। काला तीनों में क्या है बेटा, कॉमन है। और यानी कि ये तीनों के बीच क्या है, कॉमन है स्टिमुलस में। और जो चीज स्टिमुलस में कॉमन होती है वो तीनों में कॉमन होती है, मतलब कैसी होती है, सामान्य होती है। और उद्दीपक सामान्यकरण आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि या विषय की विशिष्ट प्रकृति। ऐसा कौन सा, ऐसा हमने कहा सर इसमें से बात है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है अगर आप एक शिक्षण विधि का चयन कर रहे हो। तो हमने कहा सर देखिए, माता पिता कैसे हैं उसका हमारे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि का हमारे पढ़ाने या शिक्षण विधि से कोई लेना देना नहीं है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी और समूह एवं खेलों में सहभागिता। बताओ कौन सी है जो बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। क्या बच्चे की शारीरिक मानसिक ग्रोथ में स्थिरता आने लगती है, क्या सामूहिकता ग्रुप बनाने लगता है, गैंगेज भी गिलाती है, क्या उसकी जिज्ञासाओं में कमी आ जाती है, क्या जानने की इच्छा कम हो जाती है, या समूह और खेलों में भाग लेने लगता है। हमने कहा सर बाकी सब तो एक विशेषता है, लेकिन एक जो नहीं है वो क्या है कि बच्चे की जिज्ञासा में कमी नहीं आती है और वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इसको वैचारिक अवस्थाओं का काल भी कहते हैं, किसको, बाल्यावस्था। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरणा, प्रबोधन। कल भी आया था, याद करो ये सवाल बेटा, और मैंने आपको समझाया था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्राहम वाल्स। क्या नाम था बेटा, ग्राहम वाल्स, जिन्होंने किसकी प्रक्रिया बताई थी बेटा, याद करो, इन्होंने सृजनात्मकता की यानी क्रिएटिविटी की एक प्रक्रिया बताई थी और कहा था कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया के कुल 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला था, याद करो बेटा, जिसका नाम क्या था, प्रिपरेशन। क्या था बेटा, प्रिपरेशन। दूसरा क्या था बेटा, दूसरा था, याद करो, जिसको हमने कहा था इंक्यूबेशन। क्या था बेटा, दूसरा था इंक्यूबेशन। तीसरा क्या था बेटा, तो तीसरा हमने कहा था सर, तीसरा हो जाएगा इल्यूमिनेशन। क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन। और चौथा और अंतिम क्या था बेटा, तो हमने कहा सर चौथा और अंतिम था जिसका नाम क्या है, हमने कहा सर चौथा और अंतिम है जिसका नाम है वेरिफिकेशन। क्या है बेटा, वेरिफिकेशन। तो बाकी चारों तो है, एक ही नहीं है। और बात करें बेटा वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हमने कहा सर वेरिफिकेशन का मतलब हो जाता है सत्यापन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रबोधन या प्रदीपन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, उद्भवन या उष्मायन। और प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हमने कहा सर तैयारी। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज के बारे में, हमने कहा सर सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में बच्चा सोचता है, फिर उसके बारे में सोचना और असंगत चीज़ों पर सोचना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसमें सूझ उत्पन्न होती है और सूझ के बाद वो उस चीज़ की जांच करता है कि जो मैंने सोचा है वो सही है या नहीं, और अपना आंसर क्या लगा देता है उसके बाद कि अभिप्रेरणा जैसा कोई तत्व हमारे किस में शामिल नहीं है, अभिप्रेरणा जैसी कोई चीज़, हमने कहा सर क्रिएटिविटी की, इसमें शामिल नहीं होती है। अगला सवाल देखो क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास का पहला चरण है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। बताओ कौन सा है जो बुद्धि की बात कर रहा है, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट का पहला ही चरण होता है। बताओ दोनों के बारे में एक साथ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 को आराम से सोच समझ के बताना बेटा क्या हो जाएगा। हमने कहा सर देखो बुद्धि और विकास का पहला चरण क्या है, तो हमने कहा सर यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हमने कहा सर देखो ध्यान सुना, विकास के अनेक आयाम हैं और ये सभी के सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, हमने कहा सर परस्पर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। और इनमें सबसे पहला विकास जो होता है वो होता है शारीरिक विकास, जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर। मानसिक विकास का सीधा पड़ता है हमारे इमोशंस यानी संवेगात्मक पर, संवेगात्मक या सांवेगिक विकास पर। संवेगात्मक का सीधा पड़ता है हमारे सामाजिक विकास पर, सामाजिक विकास का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे नैतिक विकास पर। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, हमने कहा सर विकास की शुरुआत की प्रक्रिया शरीर के निर्माण से होगी। शरीर बनेगा तो बुद्धि का काम करना शुरू होगा। तो हमने कहा सर शारीरिक विकास ही सभी विकास का पहला चरण माना जाता है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल, सीखना एक तरीके से व्यवहार में क्या है, संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है। हमने कहा सर व्यवहार में होने वाला परिमार्जन, बदलाव एक प्रकार का, हमने कहा सर क्या है,
व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, और वो परिवर्तन एक प्रकार का क्या है, हमने कहा सर संशोधन है, चेंज है। चेंज इन द बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। अगला सवाल देखो क्या कहता है, स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। बताओ स्किनर बॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे इसका आंसर। हमने कहा सर देखो स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए थे, जिसके द्वारा इन्होंने अपनी ये बात सिद्ध करके बताई थी, और ये जो सिद्ध करके बताई थी बेटा, तो क्या बताओगे। हमने कहा सर स्किनर ने 1938 में प्रयोग किए थे, किसके ऊपर, हमने कहा सर चूहों के ऊपर, किसके ऊपर, चूहों के ऊपर। और 1943 में किए थे बेटा किसके ऊपर, हमने कहा सर कबूतर्स के ऊपर। ठीक, प्रयोग किसने किए थे, स्किनर ने। और स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है RS थ्योरी। RS थ्योरी, या यूं कहूं कि इसी को कहा जाता है ऑपरेंट, कौन सी बेटा, हमने कहा सर इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसी को हिंदी में कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा बेटा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। या बेटा याद रखना, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को कहा जा सकता है क्या, हमने कहा सर इसी को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा बेटा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। तो यहां पर हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सर प्रसूत अनुबंधन का या ऑपरेंट या एक्टिव कंडीशनिंग का जनक स्किनर को माना जाता है। अब अंतिम सवाल देखते हैं क्या है, बुद्धि मापन में जो भाटिया बैटरी परीक्षण है, इसमें क्या है, 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, या फिर बेटा हमने कहा सर क्या है, 7 उप परीक्षण। देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है बेटा, हमने कहा सर चंद्रमोहन भाटिया। क्या नाम है बेटा, CM भाटिया, चंद्रमोहन जी भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया ने क्या किए थे बेटा, भाटिया ने 5 परीक्षणों की एक क्या बनाई, हमने कहा सर 5 परीक्षणों की परीक्षण माला बनाई। माला मतलब क्या बनाई, हमने कहा सर टेस्ट नहीं बल्कि टेस्ट की एक सीरीज बनाई, जिसमें कुल 5 टेस्ट है। और ये सब के सब कैसे थे, ये सब के सब विद्यार्थियों एक व्यक्ति पर एक बार में एक समय पर उपयोग किए जा सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत थे, और साथ में कैसे थे बेटा, अशाब्दिक थे। तो ये याद रखना, चंद्रमोहन भाटिया का भाटिया बैटरी परीक्षण 5 उप परीक्षणों पर आधारित है। बोलो क्लियर है, यस और नो, हाँ कि ना। ठीक है, तो इसके साथ ही विद्यार्थियों यही कहूंगा कि जल्दी से एक बार विद्यार्थियों आप बताएं मुझे कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से, है ना, आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से बताओ। नहीं हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास की पीडीएफ कहाँ उपलब्ध कराई जा रही, आपको आपके लक्ष्य परिवार के और लक्ष्य जूनियर्स के टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का एक सक्रिय सदस्य। कैसी लगी आज की क्लास, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए पेपर के साथ। तो आज हमने 2018 का पेपर भी पूरा कर लिया, इससे पहले 2019, 2021, 2022 के पेपर हम कर चुके हैं, और भी ऐसे ही पेपर 2015, 16 और 13 के जारी रहेंगे। तो रेगुलर आप हमारे लक्ष्य परिवार का जो चैनल है, हमारा लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम, इससे जुड़े रहें और अपनी तैयारी की शुरुआत करते रहें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।